ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है बच्चों डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक बिल्कुल सिंपल सा लॉ है इन अ सेंस के ये लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें तीन किस्म की गैसेस हैं, लेट्स सपोज H2, N2, O2। तो अगर एक सिलेंडर है और उसमें तीन किस्म की या चार किस्म की वटएवर गैसेस हैं, तो अब ये जो टोटल प्रेशर होगा इस सिलेंडर का वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये लॉ ये कहता है कि किसी भी सिलेंडर में जो जितनी भी गैसेस होती हैं ना, उन सारों के प्रेशर को जब जमा किया जाता है तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आता है। लॉ सिंपल सा है कि टोटल प्रेशर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ द गैसेस। हर लॉ की तरह इस लॉ को अप्लाई करने के लिए भी ना एक शर्त है। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए शर्त ये है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये एक मिक्सचर होना चाहिए ऐसी गैसेस का जो आपस में रिएक्ट नहीं होती। ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं होती, ये लॉ सिर्फ उन्हीं गैसेस पे अप्लाई होगा। जी बच्चे, क्लियर हुआ हुरैरा? जी सर। चल शाबाश। तो अब हम अगर इसकी डेरिवेशन में चलें आगे, तो इसकी डेरिवेशन कुछ ऐसे होगी कि मैं सपोज इन्हीं ये जो पीछे एग्जांपल यूज की है इसी पे ही करता हूँ। आपको एक इक्वेशन का पता है जिसको कहते हैं जी जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन होती है जी पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब अगर हाइड्रोजन के लिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम V होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू आर टी। अगर हम इसको यू सॉल्व करते हैं, बुक वाले ने ABC लिया हुआ है, मैंने इनको रियल हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन किस्म की गैसेस ली हैं इसको, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें से इसका इंडिविजुअल की रेशियो लेना चाहें तो ये बन जाएगी बच्चों प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम ओवर PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू RT ओवर NRT। अब यहाँ पे ना अगर ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल प्रेशर इनटू NT, तो ये हो जाएगा PT इनटू NT। कैंसल क्या क्या होता है बच्चों, अगर इसमें सर कैंसल ये होने, एनटी, सर ये टी क्या चीज है? टोटल मोल्स टोटल एन मोल्स और टोटल प्रेशर। PT है टोटल प्रेशर, बिल्कुल। अब सही। इसमें जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं वो ये इससे और ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास बच्चों, ये बच जाएगा जी ऑफ हाइड्रोजन ओवर PT इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स। ये हो जाएगा जी हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स इनटू PT। अब आपको एक चीज़ याद होगी, पुरानी बात है ज़रा, कि इस पूरे को क्या कहा जाता है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल्स को कहा जाता है बच्चों मोल रेशो सर। नो 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 नो, एक टर्म और होती है, आमना आप एक्स। बताएं। यस,
x हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ये किस चीज की इक्वल आ गया? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगले पेज पे इसको लिखते हैं जरा। आपने जो इक्वेशन अभी डिराइव की है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब मेरे पास 3 गैसेस थी, इसी तरह प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? एक्स क्या आ जाएगा? N2 इंटू PT। ठीक होगी बात बच्चों? ये डेरिवेशन समझ आई? जी सर जी एक सर। बार थोड़ा दोबारा रिपीट कर दें, ये मोड रेशो होने से। शुरू से देख लें जरा, क्विक रिव्यू। मेरे पास इक्वेशन थी बेटा, मेरे पास ये इक्वेशन थी, पी वी इज इक्वल टू NRT होता है, तो मैंने इसे कहा जी टोटल प्रेशर हो तो PT, वॉल्यूम एक ही होगा, नंबर ऑफ मोल T होंगे RT। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो गया और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बच गई, PHT। और अब मैंने आपको एक बात अर्ज की कि ये जो फैक्टर्स होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल मोल, इसे कहा जाता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसे कहा जाता है। तो अब इस मोल फ्रैक्शन की जगह पे क्या आएगा कि ये अब इक्वेशन बन गई है मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल मोल्स। अगर ऑक्सीजन के लिए करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये मैंने अगर बिल्कुल स्टार्ट में देखो ना तो इस लॉ में शुरू में 3 गैसेस ली थी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इस बुनियाद पे मैंने 3 इक्वेशंस के लिए ये डेरिवेशंस की थी। जी चलें आगे। जी सर। चलें बच्चों, ओके। ये डेरिवेशंस थी सारी जो कि थी डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, अब एक है इसमें एप्लीकेशन। अगर आप ये अपना बुक खोलें ना तो बुक में सबसे पहले पेज नंबर 112 पे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, नाम है जी इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन। ठीक है, और इसकी पहली लाइन में भी इस लॉ की स्टेटमेंट है, अगर आप पढ़ लें तो लिखा हुआ है जी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है, नीचे इक्वेशन लिखी हुई है। एक एक एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है कि ये जो एयर होती है, एयर, ये आप देख लें, एयर क्या है जी? एयर आप कहते हो, एयर क्या होती है बच्चों? मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर का प्रेशर कितना होता है? वो होता है जी बेटा 1 atm। तो उसमें कौन कौन सी गैसेस का प्रेशर होता है? सॉरी जी, एयर के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है बच्चों? 78%। तो एयर के अंदर 0.78 जो ATM है ना, वो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, प्लस और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। 0.21 ATM ऑक्सीजन होती है, प्लस 0.01 अदर गैसेस का प्रेशर है। अब दोबारा गौर से सुने, डॉल्टन लॉ के मुताबिक जो एयर का 1 ATM प्रेशर, जो हम कहते हैं कि एयर का प्रेशर 1 ATM है स्टैंडर्ड, तो वो जो 1 ATM है वो कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल है? ये आपने नोट किया कि उसमें एक हिस्सा नाइट्रोजन का है मेन, एक ऑक्सीजन का है बच्चों, और जो तीसरा हिस्सा है 0.01 वो हमारे पास अदर गैसेस हैं, अदर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी होती हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? जी हैदर बेटा, बात समझ आई है आपको? हेलो। हैदर, जी जी हैदर, समझ आई है बच्चे बात आप?
सर जी मैं देख रहा हूँ सर, मैं आ जाएगी समझ। चलें, ओके जी। अब इस टॉपिक पे आगे चलें तो पेज नंबर 112 पे एक लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये मैंने आपको डिराइव कर दिया। फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं आज। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। अच्छा, ये जो है इसमें जो पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। ठीक है बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ में पहली एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इजी सी भी है कि अब जो प्रेशर है ऑफ वेट गैस, कोई सी भी जो वेट गैस है उसका प्रेशर टोटल जो होगा वो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अब ये पॉइंट को समझिएगा, ये इक्वेशन बहुत आसान है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो। प्रेशर ऑफ वेट गैस क्या है? एक्चुअली वेट गैस क्या है? ऐसी गैस कलेक्टेड फ्रॉम वाटर, मतलब कुछ गैसेस होती हैं ना जो पानी में से निकल के आ रही होती हैं, यानी ऐसी गैस जिसमें से पानी उसमें डिजोल्व हुआ हुआ या पानी में से निकल रही हो, उन गैसेस का प्रेशर। सपोज दो गैसेस, मैं एक गैस ले लेता हूँ, एक गैस है CO2 फिर CO2, लेकिन ये CO2 पानी में मौजूद है और ये CO2 ड्राई है। तो अगर दोनों का 1 मोल ले लिया जाए तो कौन सी 1 मोल CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा, ड्राई वाली का या ये वाटर वाली का? तो ऑब्वियसली डाल्टन लॉ के मुताबिक ये जो वाटर में मौजूद है ना, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजों का प्रेशर मौजूद है, एक गैस का अपना प्रेशर और एक वाटर्स का प्रेशर, वाटर वेपर्स का प्रेशर। तो ऐसी गैस जो पानी में से कलेक्ट की जाती है ना, उसको वेट गैस कहा जाता है। ये दो चीजों का सम है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है बच्चे, दूसरा पॉइंट सुन लें, रेस्पिरेशन एट हायर एल्टीट्यूड। जितना हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते ही ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने लग जाता है। जमीन पे इस वक्त हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और से डिक्रीज होकर 116 हो जाता है हायर एल्टीट्यूड्स पे। इसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी, उन्होंने दूसरे यूनिट में लिखा हुआ, आप इसमें कर लें। ये कहाँ है? अर्थ, और ये क्या है? हायर एल्टीट्यूड। तो फिर अच्छा अब देखें जी बेटा, अब जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे और वहां ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है बच्चे, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का प्रेशर जो है बच्चे वो जमीन पे इतना है जब हम सांस ले रहे हैं, और जब पहाड़ों पे चढ़ के ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर ये है। तो इस वजह से डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में वहाँ मसला इसलिए आ जाता है, बहुत पहाड़ के टॉप पे चढ़ जाए तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है उससे कम आती है। इस वजह से वहाँ पे डॉल्टन लॉ के मुताबिक चूंकि वहाँ पे उसका अपना प्रेशर कम होता है और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स। जितने भी जो डाइवर्स हैं जो समंदरों में जाते हैं वो सिर्फ 4% ऑक्सीजन अपने सिलेंडर में डाल के लेके जाते हैं। अब नो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो समंदर में सिर्फ 4% ऑक्सीजन ही क्यों लेके जाते हैं, जबकि उन्हें जिंदा रहने के लिए तो और गैसेस चाहिए, मतलब जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। 96% क्या होता है उसमें सिलेंडर के अंदर? 96% उसमें इनर्ट गैस होती है।
जो कि जिसका कोई हमारी मतलब जिंदगी में डायरेक्ट फायदा नहीं है, हमें जिंदा रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो वो जो 96% इनर्ट गैस होती है उसका मकसद क्या होता है, वो मेंटेन्स करती है प्रेशर। हमें ज्यादा प्रेशर पे ऑक्सीजन ना मिल जाए, क्यों? क्योंकि इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो अगर आप मार्क कर लें पेज नंबर 114 पे, ये जो है रेस्पिरेशन में डीप सी डाइवर्स, उसकी पहली लाइन में लिखा है जी बेटा कि डीप सी डाइवर ब्रीथ एयर अंडर इंक्रीज प्रेशर as at a depth of 40 meter the pressure increases 5 times। very important point कि जितना आप 40 मीटर नीचे चले जाएंगे ना, 40 मीटर नीचे, 40 मीटर, तो आपका जो प्रेशर है वो 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है बच्चों। मतलब जितना वो नीचे जाते जाएंगे प्रेशर, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ना हम उसके अंदर इनर्ट गैस डालते होते हैं सिलेंडर में। ठीक है, बात समझ आई बच्चे? सर ये प्रेशर का नहीं समझ आ रही कि मतलब ये ऊपर जाएंगे तो क्यों ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, देखो ना, इसमें आप मुझे बात समझ ग्रेविटी नहीं के आ रही। करीब जा रहे हो, कंसंट्रेशन नीचे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन हैवी गैस है, इसका मोलर मास कितने, 28। ठीक है, तो इसकी अमाउंट जितना नीचे जाएंगे ना, तो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जो होगा वो मतलब है कि उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर जो है किसी भी गैस का उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो जो मॉलिक्यूल्स जितना आप डेप्थ में जाओगे उनके मतलब वो और ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से कंसंट्रेटेड होते जाएंगे, मतलब मैस जी इंक्रीज सर समझ होगा। आ गया। ठीक है, एक आगे है हाउ डीप सी डाइवर रिटर्न फ्रॉम द एयर फ्रॉम द, क्योंकि जब वो वहां से वापस आते हैं ना, तो कुछ उसमें इनर्ट मटेरियल भी जो होता है ना, वो वहां से ब्लड में शामिल हो चुका होता है। ठीक है, उनको फिर उसमें वापस आकर थोड़े से लो प्रेशर वाली जगह पे बैठना पड़ता है, जिससे वो वापस जो है ना इनर्ट गैस बॉडी में से निकल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना सर हम वो जी ये होता है ना कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं एकदम ऊपर नहीं आते, हाँ मतलब वो थोड़े ब्रेक ले लेके आराम आराम से आते हैं नीचे। जी जी जी, वही लो प्रेशर, वो लो प्रेशर को आस्ता आस्ता, क्योंकि नीचे वो हाई प्रेशर में गए होते हैं ना, तो वो स्लोली स्लोली आएंगे, लो प्रेशर में आ आके यकदम नहीं आ सकते। उसकी वजह क्या है कि वो जो इनर्ट गैस होती है जो कि 96% थी, ये उनके ब्लड में शामिल हो चुकी होती है ना, इनर्ट गैसेस। तो अब वो आस्ता आस्ता उसको वो जो है ना करेंगे। अगर वो जल्दी आते हैं तो वो उनको उसकी उनके लिए डिफिकल्ट होती है, तो आस्ता आस्ता उनके ब्लड में से ना इनर्ट गैस फिर निकलने लग जाती है। चलें, ओके। सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, करें शुरू? कोई क्वेश्चन है तो जी जी बताएं सर। बच्चे, क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर। जी आमना बेटा। नो सर। ओके, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है जी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेट। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है जी कि जो डिफ्यूजन होती है किसी भी गैस की, वो दो फैक्टर्स पे, मेनली मोलर मास पे डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। सपोज इसके ये कहता है जी मेरे पास दो गैसेस हों, ए गैस हो तो मोलर मास ऑफ ए गैस, बी गैस हो तो क्या होगा जी, मोलर मास ऑफ बी गैस अंडर रूट। इसी तरह अगर ए गैस है तो डेंसिटी ऑफ ए गैस, सॉरी, डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ ए गैस। और अगर ये बी गैस है तो इसको भी लिखेंगे अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ बी गैस। सो नेक्स्ट क्या हुआ जी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगी जी
देन आर से मुराद है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस इनटू मोलर मास ऑफ बी ओवर मोलर मास ऑफ ए अंडर रूट। अगर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट उसने अलग-अलग करके पुट किए हुए, हमने डायरेक्ट कर दें तो भी ठीक है, वरना बुक वाला पैटर्न कर लें। तो दोनों का के आता है जो कि कैंसिल हो जाता है कांस्टेंट दोनों इक्वेशंस के लिए। अच्छा, इसी तरह इधर कर लें तो इन शॉर्ट ये इक्वेशन भी यूं ही बनेगी, आर ए ओवर आर बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी ओवर डेंसिटी ऑफ ए। अब ये जो ग्राम लॉ है ये क्या कहता है? ग्राम लॉ एक्सप्लेन ये कर रहा है बच्चे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और जो डेंसिटी है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, जितनी गैस की डेंसिटी लो होगी वो तेजी से फैलेगी, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो स्लोली फैलेगी। ठीक है, अब मैं सपोज आपके सामने एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, NH3H2 और O2। मुझे बताएं सबसे फास्ट डिफ्यूजन इन तीन गैसेस में से किसकी होगी, कौन तेजी से फैलेगी? सर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो स्लो क्यों होती है सर? हाई डेंसिटी गैस की, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, मतलब वो हैवी है। डेंसिटी क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम, यानी उसका मैस ज्यादा है। मैस ज्यादा का मतलब वो चीज हैवी है, तो जितना भी मोटा बंदा होता है वो दौड़ नहीं सकता ज्यादा तेजी से। अच्छा अच्छा। अमोनिया जो है इसका मोलर मास 17 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल है। बताएं जी सबसे फास्ट डिफ्यूजन किसकी है? हाइड्रोजन की सर। हाइड्रोजन, जिसका मोलर मास सबसे कम है। और सबसे स्लो डिफ्यूजन किसकी है? NH3 NH नहीं, ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन। बेटे। ठीक हो गई बात? सही है बच्चे, यही था जी ग्राम लॉ सर। ऑफ डिफ्यूजन, और इसमें कुछ नहीं है। इसकी अगर आप बुक पे आए पेज नंबर 116, तो इस 116 में स्टार्ट होने से पहले शुरू में ही 116 के पीछे डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और जो इफ्यूजन होती है वो भी लिखी हुई है एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ होल वन आफ्टर द अदर। जैसे अगर गैस, जैसे गाड़ी का टायर होता है ना, उसमें से नोजल हटा दें, एक ही पॉइंट में से अगर हवा निकल रही है ना बाहर बाहर, तो उसको इफ्यूजन कहेंगे। लेकिन डिफ्यूजन क्या है कि एक गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाना और आपस में मिक्स हो जाना। ठीक है, परफ्यूम जो है कोने में स्प्रे किया जाता है, ये डिफ्यूजन है, ये फ्यूजन है? परफ्यूम को अगर, डिफ्यूजन है सर। ये डिफ्यूजन है, क्योंकि ये मूवमेंट, अगर अगर हम किसी भी गुब्बारे में एक सुई मारते हैं और वो सुराख में से हवा निकलती है तो वो क्या है? डिफ्यूजन सर। डिफ्यूजन हो गई। ठीक है बच्चे? सर स्प्रे में से भी तो वो एक सुराख में से ही निकल रही होती है नहीं, हवा वो जो। निकल तो रही है लेकिन वो वहां हाई से लो की तरफ वो फैल रही है। ठीक है, वो वन आफ्टर द अदर सही नहीं जा रही। ठीक है, इसमें वो सही। कॉन्टिन्यूअस एस्केप होता है, फ्यूजन एस्केप को कहते हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाएं जी, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो चैप्टर 4 के हैं ना वॉन्डर वॉल के बाद, वो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हैं, याद रखिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें एग्जाम्पल 4.19, 4.20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको कर लें, ये अक्सर पेपर में आते हैं। और इसके अलावा एक और है जी, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेडरल बोर्ड एग्जाम। ठीक होगी बात?
आ जाए जी, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को सरसरी से एक डिस्कशन करते हैं और फिर इसको भी ख़त्म करते हैं आज चैप्टर को। किसी भी गैस को, सिंपल सी बात है, सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर गैस को लिक्विड बनाना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? कूल। गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कूल। तो गैस को लिक्विड बनाने के प्रोसेस को ही लिक्विफेक्शन कहते हैं। अब पॉइंट क्या हुआ? व्हाट इज लिक्विफेक्शन? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। सर सॉलिड इनटू लिक्विड हो सकता है? सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं ना बेटा। ओके सर। गैस इनटू लिक्विड आपको कौन सी कंडीशंस चाहिए? पहली आपको चाहिए जी लो टेम्परेचर, और दूसरी क्या चाहिए? हाई प्रेशर। अब क्वेश्चन ये है, आपको लो टेम्परेचर क्यों चाहिए? देखो ना, अगर आप गैस को मजीद हीट करोगे तो आगे किस में चली जाएगी? प्लाज्मा में, सही है। और हाई प्रेशर देंगे। लो टेम्परेचर से क्या होता है जी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोअर्स करती है इसकी काइनेटिक एनर्जी को। और हाई प्रेशर क्या करता है? ब्रिंग्स मॉलिक्यूल क्लोजर। ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ले आता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी गैस इजीली लिक्विड बनती है। तो इसमें जो पहला मेथड है वो जॉउल थॉमसन इफेक्ट है, लिंड्स मेथड है। ये खोलें जी पेज नंबर 118 पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है बच्चों, लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड देखें तो इसमें उसने गैस को, एयर को कंप्रेस किया तो इसका मतलब है उसने क्या कंडीशन अप्लाई की है? तरतीब से इसको समझिएगा, इजी से है। यानी कि उसने हाई प्रेशर दिया, दो काम करेगा, उसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देगा तो एयर लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड एयर बन जाएगी। तो ये जरा आप इसको देखें तो लिंड्स मेथड में उसने यहाँ पे ए पॉइंट है, आगे पी डायग्राम बनी हुई है। पी मतलब उसमें प्रेशर दिया, हाई प्रेशर दिया। हाई प्रेशर से आगे सी लिखा हुआ है, सी से मुराद है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा बच्चों? कंप्रेसर, सॉरी कंडेंसर है। आई रिपीट, पी जो है वो प्रेशर अप्लाइंग यूनिट है, सी जो है वो कंडेंसर है। कंडेंसर ने क्या किया बच्चों? उसको ठंडा किया और फिर वो गैस आगे गई है तो लिक्विफाई हो गई है, जो नहीं हुई तो वो दोबारा शफल होकर आगे जाकर पी में चली गई। तो इस तरह कर करके तो अब उसने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देकर गैस को लिक्विफाई किया। इसके वर्किंग स्टेप्स पढ़ लीजिएगा, सिंपल से हैं, वही कि इसमें से एयर किस डायरेक्शन में मूव करती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 119 पे, छोटा सा, यूजेस ऑफ लिंड्स मेथड। यूजेस ऑफ लिंड्स मेथड में आए तो यूजेस ऑफ लिंड्स मेथड, ये एक इसमें सेल्फ कूलिंग पॉपकैन लिखा हुआ है और कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लियंस, कि आपके पास लिक्विड, फिर ये देखें ना पेज नंबर 119 पे सेकंड पैराग्राफ है, यूजेस ऑफ लिंड्स मेथड में। द लिक्विड फ्रेऑन नाउ एट रूम टेम्परेचर देन पास टू, इसको इजीली इसके ना फ्रेऑन्स वगैरह के यूजेस पढ़िएगा, ठीक है। सेल्फ कूलिंग पॉपकैन जो होते हैं कि जो खुद ही उसको ठंडा रखते हैं, मतलब एक कंटेनर्स बनाए जाते हैं इसी प्रिंसिपल पे, क्योंकि जब भी गैस को लिक्विफाई किया जाता है ना, साथ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ केएमटी है, ये भी आपने याद रखनी है। सर सेल्फ जी कूलिंग पॉप कैन जो है, इससे क्वेश्चन किस तरह आएगा? यार, इसका जो क्वेश्चन आएगा यूजेस ऑफ लिंड्स मेथड, इसकी 2 पॉइंट्स लिखने हैं बस। ठीक है। फ्रेऑन्स वगैरह का यूज, सिंपल यूजेस लिखने हैं और कुछ भी नहीं है। और एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला अंडरलाइन कर लें बच्चों, c रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m, ये मार्क किया। और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक वेलोसिटी और मोलर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 120 पे आए तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
को वेरीफाई करना है। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का ये पेज नंबर 120 पे बड़ा माइनर सा एक नंबर का डेट नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप क्या करें जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एप्लीकेशन लिखें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कि केएमटी और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी और मोलर मास का इनवर्स रिलेशन लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से देख लें, उसने काइनेटिक एनर्जी लिखी है जी 1/2 mv²। ये पहला पॉइंट है बच्चों, ठीक है। और v² को उसने अलहदा कर लिया, तो ये क्या हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m, ठीक है बच्चे। और फिर उसने v को अलहदा किया, तो ये क्या हो गया 2 ke ओवर m, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर उसने इसमें 1/m को अलहदा कर लिए, 1/m अंडर रूट इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेप्स इजी हैं बच्चे। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि आपको एक बात पता है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो v, यही आपका ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ये लास्ट पॉइंट समझ आया? अगर आपको याद हो, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था एक रिलेशन भी कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बात समझ आई? जी सर। अगर आप काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। दोबारा देखें इस पॉइंट को, ये हमारा आखिरी पॉइंट है आज का। तो पहला था जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², v² को अलहदा किया, v को अलहदा किया, अंडर रूट ले लिया, ये 1/m को अलहदा किया, फिर 2 ke को। और अब हमें ये पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो ये फैक्टर पूरा कांस्टेंट हो गया, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, तो v और m का रिलेशन जो है वो इनवर्स आया। और यही वेलोसिटी और मोलर मास, वेलोसिटी से मुराद है यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों के इनवर्स रिलेशन है बच्चे। तो क्या साबित होता है कि जितना वेलोसिटी, मोलर मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी कम होगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछें बेटा। ये छोटी सा एक रिलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर। हाँ जी हुरैरा बेटा। नहीं सर। क्लास में हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। कल होगी क्लास और उसमें एक्सरसाइज करेंगे, और वो हम डे के टाइम पे, दिन के टाइम क्लास रखेंगे, दिन के टाइम रखेंगे। मैं बताऊंगा आपको, क्लास मैसेज कर दूंगा सबको शाम के टाइम की। चलिए ओके बेटा, फिर अभी कुछ 10 मिनट बाद आपकी फिजिक्स होगी इंशाल्लाह। सोना नहीं है आप लोगों ने।